गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिसवाला क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स की क्विज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके वनडे एग्जाम्स और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम हमेशा हमारी वीडियो एक पॉजिटिव कोट के साथ शुरू करते हैं। तो आज स्क्रीन पर आपके लिए है एक बहुत प्यारा सा कोट जो कहता है, जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन आपको उस हार से हताश नहीं होना है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर बढ़ते रहना है। बाकी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं ये कुछ विश्व में महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हम डेली कवर करते हैं, हर इम्पॉर्टेंट डे की घटनाओं को। तो आज हमारे सामने है 8 अक्टूबर की कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि विश्व भर में हैं। हालांकि ये सब इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं मैं इन्हें टिक कर दूंगी या स्टार बना दूंगी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 1769 में कैप्टन जेम्स कुक न्यूजीलैंड यानी कि गरीबी खाड़ी पहुंचा। 1769 कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड में कदम रखा। दोनों ही सिमिलर पॉइंट्स हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। बाकी पॉइंट्स आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगे। 1856 का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब अंग्रेजों और चीन के बीच दूसरा अफीम युद्ध शुरू हुआ। 1860 में एल एंड एस एफ के बीच टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। बाकी 1936 में ब्रिटिश टेलीविजन प्रोग्राम पिक्चर का पहला एपिसोड प्रसारित किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो इंडिया में हुए हैं। 1932 में भारतीय वायु सेना की स्थापना हुई। तब यह ब्रिटिश राज की सहायक वायुसेना के तौर पर बनाई गई थी, यानी कि भारतीय वायुसेना की स्थापना भारतीय साम्राज्य की एक सहायक वायुसेना के रूप में की गई थी। 2004 में भारतीय गेहूं पर मॉन्सेंटो का पेटेंट रद्द हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, आप इन पे एक नज़र डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने करंट इवेंट की सीरीज को। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है। जैसा कि आप लोगों में देख पा रहे हैं, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर ऑब्वियसली आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय ने इस स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्या है स्मार्ट कार्यक्रम, चलिए जान लेते हैं। स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी आयुर्वेदा कॉलेजेस हैं या आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स हैं, उनके थ्रू या उनके माध्यम से साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना। आयुष मंत्रालय की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, जिसका गठन 9 नवंबर 2014 को किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके सचिव यानी सेक्रेटरी हैं राजेश कोटेचा और इस मंत्रालय के मंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, ये निर्णय लिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो यहाँ के सीएम हैं शिवराज चौहान और गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश में अब महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम लिया गया है सरकार के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य यह है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनका सशक्तिकरण करना है, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना है। फॉर्मूला 1 विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में ये आरक्षण लागू किया जाएगा। यानी फॉर्मूला 1 विभाग को छोड़कर बाकी जितने भी विभाग हैं उन सब में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया जाएगा। बाकी हमने बात कर ली है इसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल की। यहाँ मध्य प्रदेश में जो और योजनाएं सरकार ने चलाई है उनकी जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। इसमें है गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना के तहत जो भी बच्चियां जो 12th करके हायर एजुकेशन लेना चाहती हैं
सरकार उनके खाते में हर महीने 500 रुपये की धनराशि जमा करेगी, और वो बच्चियां जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहती हैं या साइंस की फील्ड में जाना चाहती हैं, उनके खाते में 750 रुपये की धनराशि जमा कर दी जाएगी। दरअसल ये बच्चियों को आगे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजना है। सहकारिता नीति 2023, सीएम लर्न एंड अर्न योजना, सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना। स्टूडेंट्स, ये योजना काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है कि ये किस राज्य से बिलोंग करती है। बाकी ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए आगे भी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस योजना के तहत सरकार सभी महिलाओं के खाते में 1000 रुपये हर महीने धनराशि के तौर पर जमा करती है, चाहे वो महिला किसी भी जाति समुदाय से बिलोंग करती हो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, हाल ही में नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लोगों में आप देख पा रहे हैं, ये है नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का लोगो, जो कह रहा है कि 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में इसे आयोजित किया जाएगा और इसे कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। दरअसल इस फेस्टिवल का जो लक्ष्य है वो ये है कि जितने भी असाधारण बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, बाकी उनकी पुस्तकों में भारतीय अनुभवों और कहानियों के आसपास उनका केंद्र रहता है, तो उन स्टूडेंट्स की बुक्स को प्रस्तुत करना, इसका काम है। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। बाकी इसकी थीम है इस बार की व्हाट इज़ चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज़। अभी आपने लोगों पे देखा ये व्हाट इज़ चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज़, बिना कहानियों के बचपन क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहला आधुनिक पशु शब्दाग्रह खोला गया है या खुलेगा? तो ये खुलेगा उत्तर प्रदेश के बनारस में। उत्तर प्रदेश में ये पहली बार होने जा रहा है, इसलिए ये आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह शब्दाग्रह वाराणसी में बनाया जा रहा है, मैंने आप बता चुकी हूँ मैं आपको, और ये उत्तर प्रदेश का पहला पशु शब्दाग्रह होगा जो कि 2.24 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। बाकी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे जो भी राख बनेगी, इससे बनने वाली जो भी राख होगी उसको खेतों में उपयोग किया जा सकेगा। इससे बनने वाली राख का उपयोग खेतों में भी किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक बहुत अच्छी पहल भी। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। बाकी उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, इसके तहत जो भी खुले पशु जो गांव में फसल को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, उनसे बचने के लिए 12 वॉट का करंट तैयार किया जाएगा, जो कि करंट जिससे एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा हानि ना हो और वो खेतों को भी नुकसान ना पहुंचा पाए। 1 टैप 1 ट्री योजना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर घर जल मिशन के तहत सरकार टैप कनेक्शन दे रही है, तो एक टैप पे एक सैपलिंग सरकार फ्री दे रही है, यानी जहाँ भी टैप कनेक्शन होगा वहाँ एक पौधा फ्री दिया जाएगा। तो योजना उससे रिलेट करती है। बाकी नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, मातृभूमि योजना पोर्टल, पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत है। हाल ही में इन पार्क्स को डेवलप किया जा रहा है, मित्रा पार्क्स को डेवलप किया जा रहा है। नहीं, मित्रा पार्क्स टेक्सटाइल से रिलेटेड है, कपड़े से रिलेटेड है, और यूपी में ऐसे पार्क 2 जगह डेवलप किए जा रहे हैं। उन 2 जगहों का नाम है लखनऊ और दूसरा है हरदोई। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव हुआ। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र बलगन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? तो ऐसे करने वाला देश बन गया है ब्रिटेन। लेज़र 2020 ये सबसे पावरफुल लेज़र तकनीक होगी जो कि आगे साइंटिफिक रिसर्च और कैंसर ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। बात हो रही है ब्रिटेन की, जिसकी राजधानी लंदन है, मुद्रा पाउंड है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे भारत में अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं, ठीक उसी तरह इसके अपर सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, बाकी निचले सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। ये कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन है इस कंट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट, हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है? तो कौन बन गई है 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति? जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है सावित्री जिंदल। जिंदल स्टील वर्क्स की चेयरपर्सन है ये, और इनकी कुल संपत्ति 18.7 अरब डॉलर की है। बाकी साइड में भारत के 10
सबसे टॉप बिजनेसमैन हैं, जो सबसे रिच है इंडिया में, जिसमें पहला नाम ऑब्वियस है मुकेश अंबानी जी का, जिनकी नेटवर्थ है 87 अरब डॉलर। फिर गौतम अडानी दूसरे नंबर पे हैं, शाहपुर मिस्त्री, शिव नाडर, अजीम प्रेम जी, साइरस एस पूनावाला, सावित्री देवी जिंदल, दिलीप शांतिलाल, राधा किशन दमानी, लक्ष्मी मित्तल। ये PDF आप इस पर एक नज़र मार लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनोकॉर्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? कोनोकॉर्पस क्या है? कोनोकॉर्पस एक्चुअली में एक पौधा है जो कि 2 से लेकर 3 साल में ही 30 फुट पेड़ में बदल जाता है। बाकी जो पौधे होते हैं उन्हें लगभग 7 से 8 साल लगते हैं बड़े होने में, लेकिन ये पौधा 3 साल में ही 30 फुट का हो जाता है। कोनोकॉर्पस एक्चुअली में इसे सड़कों के आसपास लगाया जाता है सजावट के लिए। ये एक टाइप का ऑर्नामेंटल ट्री है, लेकिन हाल ही में एक रिसर्च में पाया गया है कि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे शोध में पता चला है कि इसके पराग से सर्दी, खांसी, अस्थमा और एलर्जी फैलती है। यह एक मैनग्रूव पौधा है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। हालांकि अभी इसका आंसर है गुजरात, लेकिन इससे गुजरात सरकार से पहले भी इस तेलंगाना सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाकी ये कुछ गुजरात से रिलेटेड इवेंट्स हैं, जैसे काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, काकरापार एटॉमिक पावर एनर्जी, सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण गुजरात से किया गया। पांडुलिपि ग्रंथालय यानी कि कहाँ शुरू हुआ ये? गुजरात में इसकी स्थापना की गई है। अटल ब्रिज का उद्घाटन गुजरात में किया। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है? तो स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने। हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है जो भी स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जारी की गई है, यानी कि जो भी हमारा डिफेंस सेक्टर है उसमें हम आत्मनिर्भर बन सकें और जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो भारत से ही आए। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। इसका आयोजन 4 से 5 अक्टूबर के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? यानी अब सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है और अब ये कर दी गई है 300 रुपये की। बात करें अगर हम उज्ज्वला योजना की, तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से की गई थी, जिसके तहत गरीब महिलाएं या फिर जो महिलाएं कम कमाती हैं उनको एक सिलेंडर सब्सिडी पे दिया जाना था। इसके तहत 2 फायदे थे। एक तो महिलाओं को चूल्हे पर काम नहीं करना था, चूल्हे से निकलने वाला जो धुआं था वो उनकी सेहत को ख़राब कर रहा था। दूसरा, भारत ने अपने लिए जो इंटरनेशनल लक्ष्य बनाए हैं, जो टारगेट सेट करे हैं, भारत इसकी मदद से उन्हें भी पूरा कर पा रहा है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से हुई। इसका उद्देश्य गरीब और निम्न आय वर्ग से आने वाली महिलाओं को सिलेंडर का लाभ देना है। योजना 2.0 कब शुरू हुई है? 31 मार्च 2022 से ये शुरू हो गई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है? यह आती है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। इसका लक्ष्य 5 करोड़ BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को LPG कनेक्शन वितरित करना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अप्सा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया गया है? अप्सा की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स। नाम से ही समझ आ रहा है। दरअसल ये अवार्ड्स सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं जो कि एशिया पैसिफिक रीजन से रिलेट करते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पे रीमा दास को नामांकित किया गया है। रीमा दास एक फिल्म निर्देशक हैं, वे फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक भी हैं। फिल्म तोराज हस्बैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार उन्हें मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तोराज हस्बैंड, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। बाकी एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है। सबसे पहली बार इनको 2007 में दिया गया था और ये इस साल का 15वां संस्करण था। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से क्यों सम्मानित किया गया? यानी 2023 के सम्मान से क्यों सम्मानित किया गया? तो 2023 में नोबेल शांति का पुरस्कार किससे दिया गया है? ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। और इसका कारण क्या है? ईरान में महिलाओं के
उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए, यानी ईरान में जो महिलाओं के प्रति उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उनके लिए उन्होंने लड़ाई की, इसीलिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो क्या है? वो है मानवाधिकार कार्यकर्ता। उन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने में उनके समर्पित प्रयासों के लिए पहचाना जाता है। बाकी ये जो चार्ट है इसमें नोबेल प्राइज के बारे में तो कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। बात करें नोबेल पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। सबसे पहले इनको खोजा था एल्फ्रेड नोबेल ने। एल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के खोजकर्ता भी हैं, डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने। इन प्राइजेस को 6 श्रेणियों में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, बाकी इकोनॉमिक्स। शुरुआत में सिर्फ 5 श्रेणियों में से दिया जाता था, इकोनॉमिक्स को 1968 में ऐड किया गया है। बाकी इस पुरस्कार का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम में होता है, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार है उसको नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में ही प्रदान किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड ये है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता और एक बार में मैक्सिमम 3 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है। बाकी भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, आप ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, हाल ही में हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हाइसेंस एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा को चुना गया है। रविंद्र जडेजा भारतीय बॉलर है। 2008 में मलेशिया में अंडर-19 क्रिकेट टीम का हिस्सा थे जिसने जीत भी प्राप्त की थी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान भी ये रह चुके हैं। बाकी हमारे करंट इवेंट की सीरीज यहीं पे खत्म होती है, लेकिन इसको भी हम विराम देते हैं अपने एक पॉजिटिव कोट के साथ। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। बिल्कुल, अगर आपने मान लिया कि आप हार गए तो आप फिर ऊपर नहीं उठ पाएंगे, लेकिन आपने हर कदम पे ये सोचा कि मेरी जीत तो पक्की है, तो आप उस तरीके से अपने लक्ष्य भी बनाएंगे और उन पर काम भी करते रहेंगे। बाकी स्टूडेंट्स, हमारी ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।